दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और पढ़ाइयाँ बाधित हो गई हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू कर रहे हैं और आपकी तैयारी में कोई बाधा न पहुँचे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो एक बार नमस्कार फिर से आपका। मैं हूँ आपका दोस्त सोम प्रकाश और मैं आज आपके लिए सीटेट का भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम से संबंधित जो कंसेप्ट है उसे लेकर मैं आपके पास आज आया हूँ। ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अधिक से अधिक आपको सीखने का और पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर भाषा अधिग्रहण एवं भाषा अधिगम। देखिए, भाषा अधिग्रहण अधिग्रहण से मतलब होता है रिसीव करना, अर्जित करना, और अधिगम से तात्पर्य होता है सीखना, लर्निंग करना। हालांकि दोनों ही भाषा सीखने का एक अलग तरीका है। भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम दोनों ही भाषा सीखने का एक अलग नेचुरल तरीका है, लेकिन दोनों में अंतर है भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम में। देखिए, इसे समझने के लिए क्या हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कि एक विद्यालय है, एक स्कूल है, ठीक है। और गांव का स्कूल है और एक स्कूल मान लीजिए कि शहर का है, ठीक। अब ये दो स्कूल हो गया, एक गांव का एक शहर का। अब गांव के स्कूल में और शहर के स्कूल में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। गांव के पर्यावरण में क्या होता है कि जो बच्चा है वो स्वाभाविक ही गांव की जो भाषा है उसे सीख लेता है और उसे सीखने के लिए अन्य किसी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से जो सीखता है वो अधिग्रहण कहलाता है। परंतु जब वही बच्चा इस शहर के स्कूल में आता है तब वो अपनी मातृभाषा को लेकर तो आता ही है, साथ ही उसे अन्य भाषा सीखनी पड़ती है। तो अन्य भाषा के कुछ नियम होते हैं, कुछ उसके व्याकरण होते हैं। तो उन नियम और उन व्याकरण से वो सीखता है और सीखने के लिए वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। तो इस तरह वो शहर वाले स्कूल में जो बच्चा है वो भाषा को अधिगम करता है, लर्न के द्वारा वो भाषा को सीखता है, अधिगम के द्वारा वो भाषा को सीखता है। और गांव में स्कूल वाले जो बच्चा है वो स्वतः ही अपने आप ही सीख लेता है। चलिए, तो इसमें कुछ बेसिक अंतर है, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, भाषा अधिग्रहण, यहाँ जो है भाषा अधिग्रहण, पहला पॉइंट है कि सहज और क्या होता है, स्वाभाविक होता है। सहज मतलब वो अपने आप आराम से, जैसे घर में है आप, घर में कोई बच्चा है और घर में बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो पहले माँ से अपने जुड़ता है, उसके बाद अपने आस पड़ोस से जुड़ता है। तो बच्चा जो है अपने आप भाषा को रिसीव करने लगता है नेचुरल वे में, सहज रूप से। लेकिन
जब वही बच्चा बाहर जाता है और दूसरे विद्यालय में पढ़ता है तो वहाँ वो दूसरी भाषा को सीखने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, तब जाकर वो दूसरी भाषा को सीखता है। दूसरा इसमें पॉइंट है प्राकृतिक, नेचुरल। जैसे कि वो बच्चा घर में है या अपने परिवेश में है तो वो सहज स्वाभाविक रूप से सीखता है, और इस सहज स्वाभाविक रूप से सीखने को हम प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक रूप में उसे किसी अन्य संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब वो किसी भाषा को सीखने के लिए प्रयास करता है तो उसे अप्राकृतिक कहते हैं। यानी अधिग्रहण जो होता है वह प्राकृतिक होता है और अधिगम जो होता है वो अप्राकृतिक होता है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि जो अधिग्रहण होता है, अधिग्रहण को अर्जन भी कहा जाता है। तो अधिग्रहण जो होता है वो अनौपचारिक है, इनफॉर्मल, और जो अधिगम होता है वो औपचारिक है। जैसे कि हम लोग कभी कभी बात करते हैं कि एक औपचारिकता पूरी करनी है, किसी चीज़ में एक औपचारिकता पूरी करनी है, तो जहाँ भी औपचारिकता की बात आती है वहाँ वहाँ क्या आती है, कोई नियम आता है। यह औपचारिकता है, वहाँ कोई नियम आता है, एक ढांचा आता है, एक पैटर्न आता है। लेकिन जहाँ अनौपचारिकता की बात की जा रही है, इनफॉर्मल की, वहाँ विदाउट किसी नियम के हम किसी चीज़ को रखते हैं। तो अर्जन जो होता है यानी वो अनौपचारिक होता है और अधिगम जो होता है वो औपचारिक होता है। ठीक है, ये देखिए अधिग्रहण जो है, अधिग्रहण को शब्द को ही कहीं कहीं आपको मिलेगा अर्जन। मैं इसको लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। अर्जन, अर्जन शब्द से भी इसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो अधिग्रहण जो है वो अर्जन होता है और इसके अंतर्गत अनौपचारिकता होती है, जबकि अधिगम में औपचारिकता दर्शाया जाता है या औपचारिक रूप में इसे सीखा जाता है। अब देखिए, अब ये अधिगम नहीं, अर्जन जो है वो प्राकृतिक है, अनौपचारिक है, जिसके कारण यह अकृत्रिम है। अकृत्रिम में बनावटीपन नहीं होता है। जो भी जैसा भी परिवेश है, वातावरण है, वो उस परिवेश, उस वातावरण में सीखता है। जैसे कोई भोजपुरी बोलने वाला हो अथवा किसी की मातृभाषा हिंदी ही क्यों ना हो, तो वो जैसा घर में बोला जा रहा है उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, बच्चा उसके अनुसार सीख रहा है। लेकिन जो अधिगम होता है वो कृत्रिमता होता है, उसमें बनावटीपन होता है। उसमें किसी चीज़ को सिखाने के लिए बताया जाता है कि हाँ इसका उच्चारण ऐसे होगा, इसको ऐसे बोलना है, इसका नियम ये है, इसमें कर्ता क्रिया लिंग वचन इस तरह से है, तो ये कृत्रिम होता है। अब आगे आते हैं। अधिग्रहण जो है वो मातृभाषा है और इसमें वातावरण की भाषा और घरेलू भाषा इसका उपयोग किया जाता है। और अधिगम जो होता है वो मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषा पर भी लागू है। देखिए यहाँ दो कंसेप्ट हैं मातृभाषा का। अधिगम में भी मातृभाषा है और अर्जन में भी मातृभाषा है, परंतु अर्जन की जो मातृभाषा है वो घर की भाषा है और अधिगम की जो मातृभाषा है वो घर की ही भाषा है, परंतु उसमें नियम लगा हुआ है। ये देखिए नियमबद्ध है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, हिंदी
किसी किसी की मातृभाषा भी है और हिंदी जो है साहित्य की भी भाषा है। तो परंतु जब हिंदी केवल घर में बोली जाती है तो वो घरेलू भाषा हो जाएगी। और उसी हिंदी में हम जब एक नियम के अनुसार, एक व्याकरण के अनुसार जब हम बोलेंगे तो वो हिंदी जो है घर की भाषा से निकलकर समस्त विश्व की भाषा बन जाती है, एक मानक भाषा बन जाती है, जिसे हम मानकीकरण भी कहते हैं, स्टैंडर्डाइज भी कहते हैं। तो यहाँ एक बात का ध्यान देना है कि जो मातृभाषा है, अगर उसमें कोई नियम नहीं लगा हुआ है तो वह मातृभाषा जो है आपका अर्जन के अंतर्गत आएगा, और अगर वो मातृभाषा जो कि नियमबद्ध होगा तो वह अधिगम के अंतर्गत आएगा। इसे समझना चाहिए। अब देखिए मातृभाषा में क्या कंसेप्ट है अर्जन के अंतर्गत। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब सीखना शुरू करते हैं, बोलना जब शुरू करते हैं, तो जैसे शब्द है पानी, पानी है, तो पानी को वो पानी नहीं बोल पाते हैं, आनी 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 बोलते हैं, या नी 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 बोलते हैं। तो वो जो बच्चा बोल रहा है वो तो मातृभाषा के अंतर्गत आएगा और वो अभी अर्जन की प्रक्रिया में है। लेकिन जब वही पानी जो है, जब बच्चा बड़ा होता है और स्कूल में जाता है, तब उसी उसी नी नी को वो पानी, यानी जल को वो पानी बोलता है। तब वो जो है उस भाषा को क्या कर लिया है, अर्जन की जगह उसको अधिगम कर लिया है, उसे सीख लिया है, उसके नियम को समझ गया है। तब वही पानी जो है मातृभाषा के से निकलकर अधिगम की भाषा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वातावरण की जो भाषा है, घर की जो भाषा है, वो अर्जन की भाषा है। और जब उसी मातृभाषा में जब नियम हम लगा देते हैं, किसी व्याकरण से इसको जोड़ देते हैं, तो वो अधिगम की भाषा बन जाती है। अब आगे आते हैं, जो मैं पिछले में बात में कर रहा था कि स्वयं नियम बनता है। अर्जन में जो है खुद से लोग नियम का निर्माण करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो अपने अनुसार पानी को, खाना को, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसको शुरुआत के दिनों में बोलने में दिक्कत हो रही है, तो वो अपने अनुसार उस शब्द को ढालने का प्रयास कर लेता है। परंतु जब हम उसी को एक व्याकरण से अध्ययन करते हैं, तब वो जो भाषा को हम सीखते हैं वो नियमों पर आधारित होती है कि नहीं, ये शब्द है तो इसको उच्चारण ऐसे करना है, इसको ऐसे बोलना है। तो जो हमारा अर्जन होता है उसमें नियम स्वयं बनता है, और अधिगम जो होता है वो नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए 4 तरह के कौशल होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसे हम लोग LSR W इससे जानते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये आपके सीटेट में हर जगह कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा। ये कौशल है। लिसनिंग मतलब श्रवण कौशल, स्पीकिंग मतलब बोलने वाला कौशल, वाचन कौशल, रीडिंग मतलब पठन कौशल, और राइटिंग मतलब लिखित कौशल या लेखन कौशल। ठीक है, तो अधिगम के अंतर्गत और अर्जन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसे देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। अर्जन के अंतर्गत आती है मौखिक कौशल। ये देखिए मौखिक कौशल जो है, मौखिक कौशल में कौन क्या, सुनना, लिसनिंग
और बोलना, स्पीकिंग। तो बच्चा जो हो जब इसी भाषा का अर्जन करता है, तो वो उस समय उसकी मन स्थिति इतनी होती है कि वो पहले सुनता है, जैसा सुनता है अपने आस पड़ोस में, अपने घर पर, अपने मित्रों से, तो वो वैसा ही सुनता है और वैसा ही वो बोलता है, स्पीकिंग करता है। जबकि जब वो बच्चा बड़ा होता है और दूसरे वातावरण में जाता है जहाँ उसे अन्य भाषाओं को सीखने का भी मौका मिलता है, तो वहाँ पर वो क्या होता है कि वो रीडिंग कौशल और देखिए क्या है, लेखन कौशल, राइटिंग कौशल, ये दोनों जो कौशल को सीखता है। क्योंकि जब तक से बच्चा सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो तब तक से बच्चा जो है पढ़ेगा नहीं और लिखेगा नहीं। तो पढ़ना और लिखना, ये जो लेखन कौशल है, वो कब किस में आता है, वो अधिगम में आता है। और मौखिक कौशल जो है सुनना है और बोलना है, यह मौखिक कौशल जो है अर्जन में आता है। ठीक है, भाषा का जो है अर्जन में सुनना और बोलना आता है, और अधिगम में जो है पढ़ना और लिखना आता है। तो ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इससे बहुत सारे प्रश्न सीटेट में बनते हैं। एक और अंतर है कि देख लीजिए कि भाषा का जो अधिग्रहण है, एक्विजिशन है, अर्जन है, इसमें अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाएगा। अब कोई अपनी भाषा को बोल रहा है तो उस भाषा को समझने के लिए हमें अन्य भाषा में उसको अनुवादित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं की भाषा नागपुरी है, संथाली है, या भोजपुरी है, तमिल है, तेलुगु है, तो वो बच्चा तमिल भाषा को सीखने के लिए हिंदी से अनुवाद नहीं करेगा। हाँ, जब वह तमिल भाषी व्यक्ति जो है वो हिंदी भाषी चीज़ों को पढ़ने के लिए जाएगा, तो वहाँ उसे अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे दूसरी भाषा सीखने की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरी भाषा के नियमों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके व्याकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए जो भाषा का जो अधिगम है उसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है, और जो भाषा का अधिग्रहण है, जो भाषा का अर्जन है, उसमें अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह सहज होता है, स्वाभाविक होता है, और यह अप्राकृतिक है। अन्य ये प्राकृतिक है, और यह जो है अधिगम, ये अप्राकृतिक है। तो इसमें अनुवाद का हमें सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि अधिगम और अधिग्रहण में क्या अंतर है। एक बार फिर से हम अपने पॉइंट को रिकॉल कर लेते हैं। भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम। ये भाषा अधिग्रहण क्या होता है, सहज होता है और स्वाभाविक होता है, इजी और नेचुरल वे में हम इसे प्राप्त करते हैं, और इसमें हमें अभ्यास की और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। यह सहज और स्वाभाविक के चलते क्या होता है, अधिग्रहण प्राकृतिक होता है, और इसमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह अप्राकृतिक होता है। अधिग्रहण जो है प्राकृतिक के चलते इसे हम अनौपचारिक कहते हैं, और अधिगम को हम औपचारिक भाषा के रूप में जानते हैं। अधिग्रहण अकृत्रिम होता है और अधिगम कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें नियम और कानूनों की या व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। अधिग्रहण में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, जो घर की भाषा है, घरेलू भाषा है, और अर्जन अधिगम में मातृभाषा के साथ उससे हम नियमों से आबद्ध रूप में प्रयोग करते हैं। अधिग्रहण में नियम स्वयं बनाए जाते हैं, छोटा बच्चा वाला उदाहरण जो नियम स्वयं बनाता है, और अधिगम में नियमों पर आधारित होता है। अधिग्रहण अर्जन में
मौखिक कौशल आता है, जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग आता है, सुनना और बोलना। और अधिगम में लिखित कौशल आता है, जिसमें कि रीडिंग और राइटिंग आता है, पढ़ना और लिखना आता है। अधिग्रहण में अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये सहज और स्वाभाविक होता है। और अधिगम में अनुवाद का सहारा हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसमें अन्य भाषा को सीखने पर बल दिया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सीटेट में इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, इसे देखने की आवश्यकता है। देखिए, पहला प्रश्न है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन किसे कहते हैं? शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, या भाषा की कक्षा में ही संभव है, या सहज स्वाभाविक होता है, या प्रयासपूर्ण होता है। तो हमने अभी पढ़ा कि अर्जन जो होता है, अधिग्रहण जिसे हम अभी हमने जाना, अधिग्रहण को ही अर्जन कहते हैं। ये सीटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भाषा अर्जन जो होता है क्या होता है? सहज होता है, नेचुरल होता है और स्वाभाविक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहज और स्वाभाविक होता है, क्योंकि ये नेचुरल वे में इसे हम ग्रहण करते हैं। इसे ग्रहण करने के लिए हमें ज़्यादा प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। यह नेचुरल वे में हम इसको अर्जन कर लेते हैं। इसलिए भाषा जो अर्जन होता है वो सहज और स्वाभाविक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये भी सारा क्वेश्चन इसमें सीटेट का दिया हुआ है। बच्चे विद्यालय आने से पहले, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, अथवा कोरिलेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कोशों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो इसमें होगा कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, यानी बच्चा जब स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हुआ है, तब वो उसके पास कौन सी बेसिक जानकारी होती है। तो जब बच्चा का एडमिशन स्कूल में नहीं हुआ रहता है, तो अपनी भाषा के प्रति कुछ उसके पास बेसिक नॉलेज होता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो वो जो है, हालांकि उसके पास बेसिक किसी जानकारी होता है, संपूर्णता में जानकारी नहीं होती है। इसलिए यहाँ जो सही उत्तर होगा वो ये होगा कि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था, वो भाषा की कुछ नियम को वो जानते हैं और उसका व्यवहारिक मतलब आम जनजीवन में उसका हमें व्यवहार कैसे करता है, उसी कुशलता के साथ आते हैं। ये नहीं होगा कोरिलेट होते हैं, ऐसे नहीं होगा, गलत है। भाषा का सभी उपयोग करने समर्थ नहीं होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार, नहीं, चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार बच्चे विद्यालय आने से पहले नहीं होता है, वो विद्यालय आने के बाद उनके अंदर विकसित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है? तो बहुभाषिकता का अर्थ होता है कि एक से अधिक भाषाओं का जो ज्ञान है वो बहुभाषिकता कहलाती है। तो जब कोई बच्चा एक से अधिक के भाषाओं का उसके पास ज्ञान होगा, तो वो उससे क्या होगा, वो और दूसरी भाषाओं को सीख सकता है, अधिक से अधिक के किताबों को पढ़ सकता है, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि एक वो रिसोर्स के रूप में भाषा का प्रयोग करता है।
तो इसका उत्तर यहाँ होगा कि बहुभाषिकता से क्या होता है कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भाषा सीखने में अधिक से अधिक भाषाओं को सीखेगा, अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जन करेगा, तो बहुभाषिकता जो है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। तो इसका बहुभाषिकता का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ये तो कथन सही लग रहा है। और भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। नहीं, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर तो बल अधिक नहीं रहता है, और किसी और बहुत से अनेक ऐसे चीज हैं जिस पर बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, ये बात भी सही है। समृद्ध भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी सही लग रहा है। तो इसमें जो सही नहीं लग रहा है वो यह है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। देखिए, यही इसका उत्तर है, क्योंकि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा ऐसा जो गलत है। तो इसमें गलत यही है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषा ही शुद्धता पर अधिक बल रहता है। नहीं, भाषा शिक्षण में भाषा ही शुद्धता पर बल तो रहता ही है, उसके अलावा भी हम किस तरह से हम भाषा को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो ये इन सारी चीज़ों पर भी बल रहता है, केवल शुद्धता पर ही बल नहीं रहता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। राइट ऑप्शन इज बी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है, आज की जो हमारा वीडियो के साथ साथ जो क्लास है वो पूरा हो गया है। बच्चों, दोस्तों, मित्रों, यह सीटेट का जो क्लास है हिंदी का, यह आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। अभी जो क्लास है वो 15 दिन में मैं सारा कंसेप्ट जो है आपका क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन के साथ। इसलिए वीडियो कुछ लंबा भी बन जाएगा, तो आप इससे स्किप मत कीजिएगा, उसे देखते रहिएगा। 15 दिन का जो क्लास है उसमें आपका जो ये 15 दिन की क्लास में आपका मैं पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट 15 दिन की जो क्लास होगी उसमें हम केवल क्वेश्चन में कराऊंगा, जो क्वेश्चन सीटेट 2020 में आ सकते हैं। और इस 15 दिन में आपका जो है मॉक टेस्ट भी चलेगा। और आपका प्रैक्टिस सेट भी जो है चलेगा। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है 2011 से लेकर 19 तक का जो भी क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, कम समय में कैसे सॉल्व करना है, और सही कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से ऐसे कुछ सूक्ष्म बिंदु हैं, ट्रिक हैं जो हमें देखना है। ये तो एग्जाम में होता है कि समय का अभाव बहुत होता है, क्वेश्चन बहुत अधिक सॉल्व करना होता है। तो आप मेरे साथ इसी तरह चैनल पे बने रहिए। अगले एक मंथ तक में मैं आपका सीटेट का जो है सारा सिलेबस पूरा कर दूंगा, अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए और विश्वास कीजिए कि 30 में आपका 28 से 29 मार्क्स जो है आ जाएगा। इस तरह की तैयारी मैं कराऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल
उसको देखने के लिए। और हमारे जो चैनल है ऑनलाइन ज्ञान, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।